लाइक मैं अक्सर जब मार्केट में या कहीं भी लोगों को मिलूँ ना, तो मुझे पहली या दूसरी बात वो ये कहते हैं, हम भी स्केरी अम्मी हैं, मैं भी बड़ी स्केरी अम्मी हूँ, मेरी माँ भी स्केरी अम्मी है। स्केरी इसलिए है कि पाकिस्तान में हम लोग पेरेंटिंग कैसे करते हैं, तो हम डर के जोर पे पेरेंटिंग करते हैं। नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, बिकॉज हमारी आदत है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे, माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो ये नहीं होएगा। मतलब हम बात ही बच्चे को डर से करते। सोशल मीडिया वुमेन राइट्स के लिए कितना पावरफुल है? मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है ना, वो पावरफुल भी है और बहुत डेंजरस भी है। डेंजरस भी है। अब मसला ये है कि हर बंदे ने अपना स्टैंडर्ड। एक बंदा इसलिए भी मशहूर है कि उसने सिर्फ शोएब मलिक को गालियां दी, किसी ने शायद सानिया को गालियां दी। तो मुझे मेरे बेटे जो एचएसएन में है, तो एक 11 साल का एक 12 साल का है, वो मुझे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी वीडियोस ना एचएसएन के लड़के एचएसएन में देखी जाती हैं। तो मैंने कहा आपका फ्रेंड मेरी वीडियोस क्यों देख रहा था, उसको क्या इंटरेस्ट है कि माओ के मसाइल, मैं तो या पेरेंटिंग पर। अगर वो मेरी वीडियोस देखते हैं, इसका मतलब है वो हज़ारों और भी चीज़ें देखते हैं जो शायद उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप एक माशरे में रहते हो, एक कम्युनिटी में रहते हो, तो ऑब्वियसली उस माशरे और कम्युनिटी के कुछ नॉर्म्स हैं। सो जब मैं रिपोर्टर थी, एक बहुत एक्टिव रिपोर्टर, तो मैं तो हमेशा से इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। सो आई रिमेंबर कि मुझे क्वेटा में या वज़ीरिस्तान में जब रिपोर्टिंग पे जाना था, तो मैं पूरा बुरखा पहनती थी, लाइक पूरा। एंड आई थिंक वज़ीरिस्तान में तो निकाब भी। नॉट बिकॉज मतलब मुझे कोई कहने की बात नहीं थी, बट आप उस इलाके में काम ही नहीं कर सकते। अगर मैंने जीन्स और शर्ट में जाना है, तो फिर तो मेरे ऊपर ही पूरी ये खबर बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती उधर। मर्द और औरत दोनों में मजलूम कौन है? लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखें, सो औरतें अभी भी बहुत बुरी तरह फंस रही हैं, बहुत बुरी तरह। तो डाइवोर्स की सबसे बड़ी वजह क्या है इसमें? क्योंकि आप देख रही हैं कि ये रेशो बहुत ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान में। मुझे पर्सनली एक बुरी बात नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर एक शादी नहीं चल रही, तो अगर आपको इस्लाम ने भी इजाज़त दी हुई है कि आप सेपरेट हो जाओ, यस, इसको नापसंद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आज आपका होस्ट उमान जावेद और मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आयशा नासिर, जो कि एक सोशल मीडिया कम्युनिटी के अंदर बहुत ही फेमस है स्केरी अम्मी के नाम से। And she is doctor and she is journalist and also she's talk about women rights in many forums and also she have many achievements जिनके बारे में आज इनसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, आपने अपने वैल्यूएबल टाइम से हमें आज टाइम दिया। सो इट्स अ प्रोफाइल इंटरव्यू, थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। तो सबसे पहले आप ये बताएं, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक आने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस आए? मैं लाहौर में पैदा हुई, गंगा राम हॉस्पिटल में। ओके। एंड अभी मैं 1 महीने की थी, तो मेरे अब्बू, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर अभी मैं पैदा नहीं हुई थी, तो वो चले गए थे लंदन अपने एग्ज़ाम्स देने। तो मेरी अम्मी इधर थी डिलीवरी के लिए। तो अभी मैं 1 महीने की थी जब मैंने पहली दफ़ा जहाज़ पे सफ़र किया, और फिर मैं अपनी अम्मी के साथ लंदन गई। एंड उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स लाहौर आ गए थे विदिन 3-4 इयर्स या 5 इयर्स, इसी तरह था। तो फिर मेरी एजुकेशन यहाँ से ही है। पहले मैं लाहौर ग्रामर स्कूल गई, लेकिन मेनली मेरी एजुकेशन है कॉन्वेंट से, जो एक बहुत अमेजिंग स्कूल है। मेरी बहुत अमेजिंग मेमोरीज़ हैं कॉन्वेंट के साथ। एंड उधर पे मैंने तरक्की भी बहुत की, मैं उनकी हेड गर्ल बन गई, बहुत अवार्ड्स जीते, बहुत मौके मिले। उसके बाद फिर मैंने ए लेवल्स किया, मेडिसिन मैंने किंग एडवर्ड से की, वहाँ भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। मैंने पंजाब के गोल्ड मेडल्स लिए, लाइक ओवरऑल टॉप किया। फिर मैं कोलंबिया चली गई, जो न्यूयॉर्क में है, उधर भी बहुत लाइक अच्छा सफ़र रहा। उसके बाद मैंने कहा बहुत पढ़ाई हो गई है, अब रहने दे, नो मोर पढ़ाई, अब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ। सो दैट एजुकेशनल ये है मेरी जर्नी। तो थोड़ा सा ये बताएं कि मैं जूम इन करूंगा आपके ब्रांड नेम के ऊपर, जो कि एक ज़रूर। बहुत ही यूनिक है, स्केरी अम्मी। इसके पीछे क्या एक थॉट प्रोसेस है, कैसे आइडिया आया, क्या जर्नी है इसके बारे में बताएं। तो जब मैंने स्केरी अम्मी शुरू किया था ना, लाइक लोग कहते हैं कि आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए जब आप किसी प्रॉब्लम की सलूशन दे रहे हो, राइट? लाइक कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसका आप हल दे रहे हो।
तो मैंने जब स्केरी अम्मी शुरू किया ना, मैंने एक बिज़नेस समझ के नहीं किया। मेरे अपने तक 4 बच्चे थे जब मैंने स्केरी अम्मी शुरू किया। तो मुझे ये था कि मैं लाइक 4 बच्चों के साथ मेरी बहुत से ख्वाब थे कि मैंने अपना करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। जनरली जब आपके ज़्यादा बड़ी फैमिली हो, 4 बच्चे हों तो औरतें थोड़ा लाइक पीछे हट जाती हैं कि अभी हम इन्हीं को पाल लें तो बहुत बड़ा काम है, यू नो लेकिन मेरी हमेशा से बहुत मैं एम्बिशियस रही हूँ। तो मुझे था कि नहीं, मैंने सब कुछ करना है और मैंने 4 बच्चों के साथ भी बहुत इंसाफ के साथ मदरिंग करनी है, बहुत मेहनत करनी है। तो मुझे ना इस तरह की और माएँ मिल नहीं रही थी। बिकॉज़ मेरे इर्द-गिर्द अब तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपके 1 बच्चे हों या 2, एंड मेरे इर्द-गिर्द ज़्यादा औरतें वो थीं जो घरेलू थीं। तो जो मैं बातें करती थी वो ऑब्वियसली वो कनेक्ट नहीं कर पाती थी। तो मैंने एमी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया और उसका नाम मैंने स्केरी अम्मी इसलिए रखा कि एक तो मुझे पता था कि मैंने अम्मी तो ज़रूर रखना है ना, बिकॉज़ एक मुझे ये तो लव्स बहुत पसंद है। दूसरा लाइक मुझे लगता है कि हम बहुत गोरे हो गए हैं इन एवरी सेंस। हमारे बच्चों को खाने बर्गर्स पसंद हैं, नगेट्स पसंद हैं, कपड़े वो जीन्स एंड शर्ट्स पहनते हैं। माँ-बाप को वो मॉम सी, डैड सी, इंग्लिश आप ना बोलो तो लोग कहते हैं कि पता नहीं आप में कोई कमी है। सो मुझे लाइक माशाल्लाह आई थिंक मैं शायद अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोल लेती हूँ, लेकिन जो आपका अपना कल्चर है, पहचान तो आपकी वही है ना। आप इंग्लिश तो चाहे मतलब मैंने तो गोरों के मुल्क में जाके अंग्रेज़ों के अवार्ड्स जीते हुए हैं इंग्लिश पे, तो वो बात नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा से अपने बारे में भी बुरा लगता था कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। एंड मुझे हमेशा से होता था कि यार ये क्या है, मैं भी अपनी मामा को मामा ही कहती हूँ, मेरे बच्चे भी मॉम, डैडो। सो आई वाज़ लाइक कि चलो अगर मैं अपने बच्चों की ज़ुबान पे नहीं चढ़ा पाई अम्मी, तो मैं पाकिस्तान की ज़ुबान पे चढ़ा दूँगी अम्मी। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन स्केरी अम्मी की ये है कि ये जो लफ्ज़ है अम्मी, जो एक इतना खूबसूरत, प्यार से भरा हुआ, देसी, असल में एक देसी उर्दू लैंग्वेज का अल्फ़ाज़ है, इसको हमने बहुत ट्रेंडी कर दिया है। अब मैं अक्सर लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है जब लोग पहले कहते थे ना मॉमप्रेन्योर्स, लाइक औरतें जो बिज़नेसेस करती हैं। अब लोग कहते हैं अम्मीप्रेन्योर्स, या वो कहेंगे कि अम्मी गोज़ शॉपिंग, लाइक वो लफ्ज़ अब लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गया है। लाइक हुँ, कल मैं फ़िलीपींस एम्बेसी गई हुई थी, वो ऑब्वियसली एक गोरों का, वहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। तो वहाँ पर भी जो होस्ट था वो बार-बार कह रहा था, लेट्स कॉल ऑल द अम्मीज़ ऑन द स्टेज, लेट्स कॉल ऑल द स्केरी अम्मीज़। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बियॉन्ड पाकिस्तान आल्सो नाउ पीपल कनेक्ट एंड दे ऑल से, लाइक मैं अक्सर जब मार्केट में या कहीं भी लोगों को मिलूँ ना, तो मुझे पहली या दूसरी बात वो ये कहते हैं, हम भी स्केरी अम्मी हैं, मैं भी बड़ी स्केरी अम्मी हूँ, मेरी माँ भी स्केरी अम्मी है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैंने ये भी सोचा कि मैं स्केरी हटा के इसको सिर्फ अम्मी कर दूँ, बिकॉज़ अम्मी लव से मुझे इश्क है। लेकिन वो स्केरी इतना लोगों के माइंड में बैठ चुका है कि फिर मैंने नहीं किया। स्केरी ये इसलिए है, अम्मी तो मैंने आपको बता दिया। स्केरी इसलिए है कि अगर आप देखें ना कि ये ईस्ट में, पाकिस्तान में हम लोग पेरेंटिंग कैसे करते हैं, तो हम डर के ज़ोर पे पेरेंटिंग करते हैं। अभी भी लाइक आई थिंक मेरा बेटा अब वो माशाल्लाह बड़ा भी हो गया, 13 साल का, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा था और मैंने ना सोचे हुए भी उसको यही कहा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, बिकॉज़ हमारी आदत है, नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे, माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करोगे तो ये नहीं होएगा। मतलब हम बात ही बच्चे को डर से करते हैं। मेरी नानों के तो हाथ में लिटरली वो वॉकिंग स्टिक होती थी, एंड आई थिंक उन्होंने बड़ी दफ़ा वो इस्तेमाल भी की हुई है। अच्छा ये सबकी होती थी नानी के हाँ, हाथ में? अभी हाँ, भी बहुत से बाप, मतलब ख़ैर बाप का अब थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इमेज बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन अभी भी बाप अक्सर जूता उठा लेंगे या थप्पड़ भी मार देंगे। ऑब्वियसली अब तो हमें पता है कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। लेकिन अभी भी ना हमारी तरीका बच्चों को बड़ा करने का डर वाला ही है। पता नहीं, हमें लगता है कि अगर हम इनको डरा के नहीं ना रखेंगे तो कोई गड़बड़ होगी। गड़बड़। सो इसीलिए फिर मैंने कहा कि हमें स्केरी अम्मी कहना चाहिए, ताकि हमें एक एहसास हो कि भई किसी चीज़ को इम्प्रूव करने से पहले आपको उसको रिकॉग्नाइज़ भी तो करना है ना कि ये एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि इस तरह हम, मतलब मैं भी कुछ हद तक स्केरी अम्मी हूँ, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को कहूँगी कि नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो रमज़ान की बरकतें नहीं मिलेंगी। मतलब एक है, बजाय इसके कि आप मोटिवेट करो कि नमाज़ पढ़ो, दिस इज़ योर चांस टू टॉक टू अल्लाह। लेकिन एक हमारे ज़ुबान पे इतना चढ़ा हुआ है ना बिल्कुल। कि डर, डर, डर। अच्छा ये बताएँ कि फ़ेम मिलने से पहले और फ़ेम मिलने के बाद हाउ डू यू फ़ील?
आई फील वेरी ग्रेटफुल, लाइक मुझे जब भी अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ और मुझे जब लोग रिकग्नाइज करते हैं या मेरे बच्चों के साथ अक्सर, स्पेशली जो शारान है जो नंबर 4th है, आलू तो अभी बहुत ही छोटा है, तो वो जहाँ भी जाता है ना लोग उसको तो बहुत ज़्यादा पहचानते हैं, बिकॉज ओके, केरी अम्मी थोड़ा बहुत उसी के साथ शुरू हुआ था, लाइक वो भी छोटा था जब शुरू हुआ। तो उसको तो बहुत लाइक, उसको आई गेस उसने कुछ और देखा ही नहीं है, जब से पैदा हुआ है उसको लोग स्ट्रेंजर सड़क पे जाते हुए कहेंगे शारू पारू आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, या शारू पारू आपको कल जलेबी मिली, लाइक जो मैं अपनी स्टोरीज में बात करते हो वही कह देते हैं। लेकिन आई फील वेरी ग्रेटफुल, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग रिकग्नाइज करते हैं आपके काम को, और फिर सबसे अच्छा ये लगता है जब वो बताते हैं कि उन्हें कैसे फ़ायदा हुआ, कि किसी ने मेरी कोई स्टोरी देखी और उसने अपनी बेटी की कोई ट्रीटमेंट करवा ली, उसे कोई अवेयरनेस मिल गई या कुछ स्कूल्स के बारे में पता चल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस काम से लोगों को हेल्प मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। सो वो पार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माशाल्लाह आपके 5 बच्चे हैं जी। और किस तरह आप ये सारा काम मैनेज करती हैं? बच्चों को भी और उसके बाद आप सोशल जो वर्क है उसको भी, कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं? सो हिलरी क्लिंटन ने ना एक दफ़ा एक बड़ी अक्लमंद बात कही जो मैंने पल्लू से बांध ली है। ओके, सो ओके, हिलरी क्लिंटन एक दफ़ा ना, हिलरी क्लिंटन एक माँ भी है, एक वाइफ़ भी है। बाय। उस वक़्त वो आई थिंक अपने हस्बैंड की कैंपेन भी चला रही थी, प्लस वो एक लॉयर भी थी, प्लस वो एक वुमेन एक्टिविस्ट भी है। तो उससे किसी ने पूछा कि तुमने हर रोल के साथ इंसाफ़ी की है? और अगर की है तो कैसे की है? कैसे? तो उसने कहा कि मेरी ना मैंने उसने भी यही कहा, आई थिंक कहा था कि मैंने किसी से ये सीखा कि एक औरत एक टाइम पर 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरह कर सकती है। तो उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे 2 चीज़ें सेलेक्ट की। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने मदरहुड को सेलेक्ट किया और लॉ को सेलेक्ट कर लिया, तब मैं सियासत में नहीं थी। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना है, तो मैंने लॉ को साइड पे छोड़ दिया, मैंने मदरहुड को सेलेक्ट कर लिया और सियासत को कर लिया। फिर जब मेरा हस्बैंड बन गया प्रेसिडेंट, तो मैंने सोशल सर्विस को सेलेक्ट कर लिया, एंड अगर बेटी बड़ी हो गई थी तो तब फिर अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, एक औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन शायद एक टाइम पर करना वुड बी ज़्यादती। सो मैंने भी मतलब अभी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैंने बस आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि मैंने अपने बच्चों का ख़्याल रखना है और काम करना है। तो मैं लाइक नेटफ्लिक्स नहीं देखती, है ही नहीं मेरे फ़ोन पर, ड्रामाज़ पे टाइम नहीं लगाती, हार्डली अपनी दोस्तों को मिलती हूँ, या अगर मैं उनको मिल भी रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी दोस्तों को मिलूँ कि मेरे बच्चों और उनके बच्चे भी। सो मुझे लगता है कि अगर आप 2 चीज़ें चूज़ कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको साथ-साथ नमाज़ें तो पढ़नी है, तो उसमें भी आपका टाइम जाता है, फ़िटनेस भी थोड़ी बहुत रखनी है। सो इसलिए आप 2 मेन चीज़ें सेलेक्ट कर लो, तो फिर आई थिंक आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। तो अभी लाइक मैं उस दिन किसी को कही थी कि मेरा घर लाइक शायद अभी उतना अमेज़िंगली नहीं सेटअप जितना मैं चाहूँगी। लेकिन अभी मैंने उसको भी इग्नोर किया हुआ है कि अभी मेरे बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, तो बस बच्चे एंड वर्क। फिर जब इनकी छुट्टियाँ होंगी तो मैं उनसे थोड़ा-सा अटेंशन कम करके किसी और चीज़ पे दे सकती हूँ। गुड। तो ये बताएँ कि सोशल मीडिया वुमेन राइट्स के लिए कितना पावरफुल है? मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है ना वो पावरफुल भी है और बहुत डेंजरस भी है। डेंजरस भी है? बिकॉज़ पहले ये होता था, क्योंकि मैं एक ट्रेन्ड जर्नलिस्ट हूँ, कि पहले ये होता था कि लेट्स से मैंने सोचा कि हम आई डोंट नो सानिया मिर्ज़ा और शोएब की बात ही करेंगे। मुझे पता चला कि इनकी तलाक हो गई है, तो मैंने सोचा कि ये कोई बड़ी अच्छी खबर है, तो मैं इस पे रिपोर्ट करती हूँ। तो पहले ये होता था कि मैं रिपोर्ट करती, मैं शोएब से बात करती, सानिया से बात करती, दोनों के ख़ानदानों से बात करती और एक चीज़ लिखती। फिर वो मेरे एडिटर के पास जाती, फिर एडिटर उसे पढ़ता, सोचता कि यार ये छपनी भी चाहिए कि नहीं, गलतियाँ निकालता, या आर्टिकल कहता कि ये छपने के काबिल ही नहीं है, जो भी। फिर वो एडिटर के पास एक और बंदे के पास जाता, फिर वो अखबार में शाया होता। तो वो ना बीच में फ़िल्टर्स थे, एक स्टैंडर्ड था। लाइक जब मैं कोलंबिया में जर्नलिज़्म पढ़ा, तो हमें लाइक पढ़ाया जाता था कि स्टैंडर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, लैक ऑफ बायस किसे कहते हैं, आप किस तरह रिपोर्टिंग के असूल क्या हैं। तो उसके बाद ये हुआ, मुझे लगता है कि जब मैंने जर्नलिज्म पढ़ी ना तब ये दुनिया शिफ्ट हो रही थी। टीवी और प्रिंट
और रेडियो की दुनिया से हम सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ आ रहे थे। अब इसमें ये मसला है कि ऑब्वियसली इन सब लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और ना इन लोगों ने कुछ सीखा हुआ है, ना इन लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है ना कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। किस मतलब क्या आप लेट्स से आपको नहीं पसंद शोएब मलिक, तो क्या आप उसे गालियाँ दे सकते हो? क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? स्टैंडर्ड क्या है? अब मसला ये है कि हर बंदे ने अपना स्टैंडर्ड। एक बंदा इसलिए भी मशहूर है कि उसने सिर्फ़ शोएब मलिक को गालियाँ दी, किसी ने शायद सानिया को गालियाँ दी। अब वो स्टैंडर्ड जो है ना, वो हर बंदे की मर्ज़ी है। अब ऑब्वियसली जब आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह अगर आपने डॉक्टर बनना है, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज़्ड एग्ज़ाम देना है, राइट? ये तो नहीं हो सकता कि आप मेरे पास आएँ शुगर के लिए और मैं कहूँ अच्छा मेरा दिल नहीं कर रहा इंसुलिन देने को, मैं तुम्हें एलोवेरा के पत्ते खिला देती हूँ। मतलब यूँ नहीं है। एक ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज़्ड है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट इंसुलिन है, तो मुझे भी उसके तहत आपको यही देना है। मैं अपनी मर्ज़ी एक हद तक ही कर सकती हूँ कि इंसुलिन का डोज़ ऊपर-नीचे कर दिया, इंसुलिन के साथ विटामिन्स दे दी। ये तो नहीं कर सकती कि नहीं, मैंने इंसुलिन देनी नहीं है, मैं आपको एलोवेरा दूँगी। फिर तो मतलब मेरा लाइसेंस ही खत्म हो जाएगा। तो अब ये एक कंप्लीटली अनलाइसेंस्ड, अनचार्टेड, कंप्लीटली न्यू टेरिटरी है। जिसमें हम सब पहुँच गए हैं। और इसमें अब मसला सोशल मीडिया का एक ये भी है कि इसमें कोई मिनिमम एज भी नहीं है, वोट करने के लिए मिनिमम एज है। सोशल मीडिया पे देयर इज़ नो मिनिमम एज। वो जो रायन टॉयज़ है, बिल्कुल। बड़ा मशहूर है, वो शायद 8-9 साल का है और वो कोई इकलौता नहीं है, उस तरह के हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं कि बच्चे भी अब सोशल मीडिया पे हैं। मतलब सबसे फ़नी बात ये है कि मेरी जो वीडियोज़ ऑब्वियसली मैं तो माँओं से बात करती हूँ, तो मुझे मेरे बेटे जो एचएसएन में है, तो एक 11 साल का, एक 12 साल का है, वो मुझे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी वीडियोज़ ना एचएसएन के लड़के एचएसएन में देखी जाती हैं। तो शुरू में मेरा ख़्याल था कि उसका ये मतलब है कि टीचर्स देखती हैं। तो मैंने इतनी कोई गौर नहीं किया उस बात पे। फिर 2-3 दिन बाद उसने मुझे कहा कि वो मेरा फ्रेंड ये कह रहा था। मैंने कहा आपका फ्रेंड मेरी वीडियोज़ क्यों देख रहा था? उसको क्या इंटरेस्ट है कि माँओं के मसाइल, मैं तो या पेरेंटिंग पर। तो उसने कहा मामा आपको नहीं पता आपकी सबसे ज़्यादा वीडियोज़ एचएसएन के वॉइस देखते हैं। आई डोंट नो वो क्यों देखते हैं। ऑब्वियसली मेरी वीडियोज़ में तो कोई गलत बात नहीं है, 100 दफ़ा देखें। लेकिन बात ये है कि अगर वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं इसका मतलब है वो हज़ारों और भी चीज़ें देखते हैं जो शायद उनकी एज के लिए एप्रोप्रिएट ही नहीं है। मैं तो चलिए मदरिंग पे बात करती हूँ ना, देख भी लें तो क्या है। लेकिन वो भी लोग हैं जो गेमिंग पे बात करते हैं, वो भी लोग हैं जो बिल्कुल। वेपिंग पे बात करते हैं, जो ड्रग्स पे बात करते हैं, जो महँगी गाड़ियों पे बात करते हैं, जो मतलब आई डोंट नो गलत तरीके से मतलब देखिए जब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, जब कोई मिनिमम एज ही नहीं रही, जब कोई बैरियर ही नहीं रहा, मतलब मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के पास फ़ोन्स हों। लेकिन कोविड में एक तो लैपटॉप्स देना नेसेसिटी थी। फिर कोविड के बाद पाकिस्तान में तो मुझे लगता है अक्सर माँ-बाप फ़ोन्स देते हैं फॉर सेफ्टी कि भई हमें पता होना चाहिए कि हमारा लाइक मेरे उनके पास फ़ोन्स हैं और मेरे पास ट्रैकर है। बिकॉज़ आपको डर इतना लगता है ना कि वो मेड ही कहीं गायब कर ले, ड्राइवर अगर ड्राइवर और मेड स्कूल से पिक करने गए हैं तो कुछ गड़बड़ ना खुदा ना खास्ता हो जाए। इनसिक्योरिटी हो चुकी है ना बहुत तो ज़्यादा। इसलिए हमने फ़ोन्स दे दिए तो आपने आपने अब तीनों चीज़ें गलत कर दी। एक तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड के बगैर एक प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्लेटफ़ॉर्म्स चल रहे हैं, कंटेंट पे कंटेंट आ रहा है। फिर द अदर प्रॉब्लम इज़ कि कोई मिनिमम एज नहीं है, मतलब मेरा 2 साल का बेटा भी मेरे फ़ोन लेकर देख सकता है कुछ। और फिर तीसरा प्रॉब्लम ये है एक्सेसिबिलिटी, हर बच्चे के पास फ़ोन है। बच्चे के पास नहीं भी है तो उसकी मेड के पास फ़ोन है। थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन करूँगा एक प्रीवियसली कुछ अर्सा पहले एक स्लोगन चल रहा था सोशल मीडिया पे बल्कि बहुत वायरल था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक कि ना ऑब्वियसली ये स्लोगन को दोनों तरह से लिया गया हुआ है। मेरा अपना ओपिनियन इसके बारे में ये है कि आई मतलब मैं खुद आई थिंक बाय हार्ट आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई बिलीव कि औरत की बॉडी इज़ औरत की डोमेन, राइट? एंड ये लाइक बायोलॉजिकली भी ऑब्वियसली मेरी बॉडी को मेरे साथ ही कनेक्टेड है, मेरे हेड से ही कनेक्टेड है। मैं जो खाती हूँ वही मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये बायोलॉजिकली भी एक बाय सही बात है। एंड आई थिंक इस्लामिकली भी हमें अल्लाह ताला ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पर्दे की दी गई है, तो ये तो नहीं कहा गया कि आप अपनी बेगम को पर्दा करवाएँ, वो तो औरतों को कहा गया है ना कि मॉडेस्ट ड्रेसिंग करें। तो आपको ही राइट दिया गया है बिकॉज़ इवेंचुअली आपसे ही सवाल होएगा ना कि अगर आप गलत कपड़े पहनते हैं या अगर आपने अपनी बॉडी को गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया है, तो सवाल भी आपसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा कि आपने ये क्यों किया। सो जब अकाउंटेबिलिटी आपकी है, जब ये मतलब आप ही से जजमेंट होनी है, तो फिर आप ही का राइट है। सो टू दैट एक्सटेंट आई फील कि
औरतों का राइट है कि वो कैसे ड्रेस अप हों, औरतों का राइट है कि वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करें। लेकिन एक जब आप एक माशरे में रहते हो, एक कम्युनिटी में रहते हो, तो ऑब्वियसली उस माशरे और कम्युनिटी के कुछ नॉर्म्स हैं। सो जब मैं रिपोर्टर थी, एक बहुत एक्टिव रिपोर्टर, तो मैं तो हमेशा से इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। सो आई रिमेंबर कि मुझे क्वेटा में या वज़ीरिस्तान में जब रिपोर्टिंग पे जाना था, तो मैं पूरा बुर्का पहनती थी, लाइक पूरा। एंड आई थिंक वज़ीरिस्तान में तो निकाब भी। नॉट बिकॉज़ मतलब मुझे कोई कहने की बात नहीं थी, बट आप उस इलाके में काम ही नहीं कर सकते। अगर मैंने जीन्स और शर्ट में जाना है, तो फिर तो मेरे ऊपर ही पूरी ये खबर बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती उधर। तो आपको उस इलाके को और उस सोसाइटी के नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मक्का जाते हो या खाना काबा पे जाते हो, आप नॉन मुस्लिम भी हो, पहले तो खैर इजाज़त ही नहीं थी जाने की। इवन इफ़ यू आर अ नॉन मुस्लिम, तो आप देखोगे कि नॉन मुस्लिम्स भी मक्का मदीना में अबायाज़ पहने हुए हैं, ताकि वो बिला वजह किसी को डिस्टर्ब ना करें। सो आई वाइल एक औरत हैज़ ऑल द राइट कि वो कैसे तैयार हो, जब आप एक माशरे में रहते हो ना, तो आपको उस माशरे को एक्सेप्ट करना है। अगर आपका इतना ही दिल है कि आप स्कर्ट्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो, तो फिर आप ना रहो लाहौर में, या अपने घर में पहन लो। बट लिबर्टी मार्केट अगर आप इस तरह के कपड़ों में जाओगी, तो ऑब्वियसली आप उस एरिया के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रही हो ना। अगर आपको मतलब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इस तरह के कपड़े पहनना, फिर बेहतर है कि फिर आप उस माशरे में ना रहो, बिकॉज उस माशरे को आप नहीं समझ पा रही। तो आप मतलब वेस्ट में मूव हो जाओ, वहाँ पर तो आपको कोई नहीं रोकेगा। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि वाइल हमारे पास राइट्स पूरे हैं, लेकिन आप मतलब जिस तरह आपकी जिस घर में शादी होती है, आपको उसका एहसास तो करना है। एंड अगर आप नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप उस तरह की फैमिलीज़ में शादी ना करो। अगर आप चाहते हो कि भई मैंने मिनी स्कर्ट्स पहनने हैं और शादी आपने एक तबलीगी फैमिली में कर ली है, तो वो ऑब्वियसली एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। तो फिर बेहतर है आप अपने जैसों में ही शादी करो। अच्छा, आजकल के दौर में मर्द और औरत दोनों में मज़लूम कौन है? आई थिंक औरत ही अभी भी बहुत मज़लूम औरत है। है। स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें, लाइक आई नो माय हस्बैंड आल्सो ऑफन जोक्स एंड ही इज़ लाइक वुमेन्स डे होता है, मेंस डे कब होएगा और मेंस की कब बात सुनी जाएगी और मेंस के राइट्स। लाइक आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं कल अपने हस्बैंड को कही थी कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो ही वाज़ लाइक, तुम बात तो इक्वालिटी की करती हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैंने कहा नहीं, नहीं ये कोई बात नहीं है, गिफ्ट मेरा ही बनता है। सो आई नो कि ये एक मज़ाक तक बात सही है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखें, सो औरतें अभी भी बहुत बुरी तरह पिस रही हैं, बहुत बुरी तरह। चाइल्ड मैरिज में उस बच्ची की तो कोई वॉइस नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है। अभी भी डोमेस्टिक अब्यूज़ स्पेशली कोविड के बाद बहुत बढ़ गया। डोमेस्टिक अब्यूज़ में औरतें तो नहीं आदमियों को मार रही, 99% औरतें मार खा रही हैं और चुप रह रही हैं और बर्दाश्त कर रही हैं। इमोशनल अब्यूज़ की बात करें, वो भी औरतें ही बर्दाश्त कर लेकिन रही हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत सारी औरतें वुमेन कार्ड भी खेलती हैं? पर मुझे लगता है कि हमें ना वुमेन कार्ड को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जब हम उसको हाईलाइट करते हैं ना, तो जो औरतें असल में पिस रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वेज गैप देखें, एक औरत और मर्द एक ही सिमिलर जॉब पे काम कर रहे होंगे, औरत की सैलरी 40% कम होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देखें, तो औरतों की स्पोर्ट्स को कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती, हार्डली। मतलब आदमियों की क्रिकेट, औरतों की क्रिकेट आपके सामने है, कितना डिफरेंस है। फैसिलिटीज़ की बात करें और गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल की बात करें, कि मतलब जो लाखों बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, उसमें मेजॉरिटी औरतें हैं। सो इन औरतों की हेल्थ की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन गया इन पाकिस्तान, जबकि ये एक क्योरेबल कैंसर है। सिर्फ ये चाहिए कि औरत को अवेयरनेस मिले कि वो अपना मायना खुद करे, वो मैमोग्राम के लिए जाए, अल्ट्रासाउंड के लिए जाए। सो मुझे लगता है कि जब इतने सीरियस इश्यूज हैं ना पाकिस्तान में, अगर कोई 2 4 5 औरतें विमेन कार्ड प्ले करती हैं, तो हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज हम एक इतनी संजीदा सिचुएशन से अटेंशन नहीं हटाना चाह रहे ना, कि लोगों को लगे कि ये तो एम ही मजाक कर रही हैं। पहले ही औरतें हेल्थ में पिस रही हैं। वी डोंट हैव जो औरत, मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2024 में अभी भी चाइल्ड बर्थ में डेथ्स हो रही हैं। वो ये बहुत, मतलब चाइल्ड बर्थ में नहीं होनी चाहिए अब डेथ, लेकिन अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं। अभी भी चाइल्ड बर्थ में डेथ्स हो जाती हैं औरतों की। ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 4 में जाके पता चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज हैं। सो वी शुड रिकग्नाइज कि भाई अभी भी हमारे पास बहुत गैप है इन द फैसिलिटीज, द इन्वेस्टमेंट्स, द रिसोर्सेज, द राइट्स, द privileges given to women as opposed to men. अच्छा, ये बताएँ कि लेट शादी के नुकसानात हैं?
सो लेट शादी अब तो काफ़ी कॉमन हो गई है, बट इसका सबसे बड़ा मसला है औरत के लिए, बिकॉज़ औरत का एक पीक फर्टिलिटी पीरियड होता है जो 24 से 34 लाइक आर द बेस्ट ईयर्स। ऑब्वियसली आप 22, 36, 37 वो भी, लेकिन ये बड़ा एक शॉर्ट पीरियड है। लाइक अगर आप देखें कि मेरा दिल था कि मेरे 5 बच्चे हों, तो मेरे पास एक्चुअल में साल तो शायद 10 थे जिनमें पाँचों को करना था। ओके। एंड फिर आप ये भी सोचें कि अब फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा दिल किया मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मैं हो जाऊँ। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं औरतों के लिए एंड आदमियों के लिए। सो मैं अक्सर औरतों को कहती हूँ कि अगर तो आप चाहते हो कि आपने मदर बनना है, आपने अपने बच्चे पैदा करने हैं, फिर आपके लिए लेट मैरिज इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप नहीं चाहते, देयर आर कुछ औरतें जो कहती हैं हमने बच्चे पैदा ही नहीं करने, फिर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपका जब दिल चाहे कर लो। लेकिन अगर तो आपने करने हैं, फिर बेहतर तो यही है कि आप 25, 26 मतलब बिफोर 30 आपका पहला बेबी हो जाना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो, अगर आप चाहते हैं एक बेबी हो या 2 हैं, तो चलो आप 32, 33, बट इससे लेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो आई नो बहुत सी औरतें कहती हैं कि नहीं हमने करियर सेट करने हैं, करियर सेट करने हैं। आई फ़ील कि मैंने तो इसके एरिया में शुरू ही बच्चों के बाद किया, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी चीज़ एक हिंड्रेंस नहीं है आपके लिए जब तक आप उसे एक मुसीबत ना बनाओ। बहुत सी औरतें हैं जो बच्चों के साथ स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं। एक मेरी लाइक एक औरत है जिसको मैं बड़ा एडमायर करती हूँ, उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। वो मेडिकल स्कूल गई इन हर 40s विद हर, मतलब चारों बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, वो मेडिकल स्कूल जा रही हैं। अभी उसको रेज़िडेंसी मिली है स्टैनफोर्ड में एंड शी हैज़ 4 किड्स माशाल्लाह। सो कोई भी चीज़ हम लोग एक चीज़ को जब मुसीबत बनाते हैं तो वो तभी मुसीबत बने। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों की वजह से कोई चीज़ नहीं कर पाई। इनफैक्ट मुझे तो लगा है कि मेरे में ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एंथुसियाज़्म है। ऑब्वियसली मेरा काम भी थोड़ा बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें अब पाकिस्तान में तो एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है। नहीं भी मिलता तो आप बाहर भी अपना बना लेते हो। ऑब्वियसली अगर आप अर्न कर रहे हो, तो फिर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो कि आप कोई बेबी सिटर्स हायर कर लो, नैनीज़ हायर कर लो, कुक्स हायर कर लो, जो भी डिपेंडिंग ऑन आपकी सूरत-ए-हाल क्या है। द अदर थिंग इज़ कि अब अगर आपने करियर बनाना है तो अगेन जो हिलरी क्लिंटन की बात है कि आप अपने करियर में जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं आप पार्ट टाइम पर आ जाओ या आप पिवट कर लो, कि काफ़ी औरतें हैं वो फिर मतलब लेट्स से अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो वो पहले एजेंसी में काम कर रही हैं, अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपवर्क पे कर रही हैं, और फिर आपके बच्चे बड़े हों एंड यू वांट टू गो बैक टू वर्क, आप वापस चले जाओ अपनी स्किल्स। सो आई डोंट फील कि बच्चे आर इन एनी वे हिंड्रेंस, लेकिन हमें ये चीज़ लड़कियों को या बच्चियों को ज़रूर समझानी चाहिए कि देखो ये शादी को डिले करना आपके नुकसानदेह है। लड़के को तो टू बी ऑनेस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो तो 40 पे भी उसका रिस्क इन टर्म्स ऑफ हेल्थ रिस्क वो है ही नहीं, और ना वो 20 पे है ना 50 पे है। इश्यू ही औरतों का है। तो डाइवोर्स की सबसे बड़ी वजह क्या है फिर इसमें? क्योंकि आप देख रही हैं कि ये रेशो बहुत ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान में डाइवोर्स की। तो क्या फिर वजह हो सकती है? आई थिंक कि मुझे पर्सनली एक बुरी बात नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर एक शादी नहीं चल रही, तो अगर आपको इस्लाम ने भी इजाज़त दी हुई है कि आप सेपरेट हो जाओ, येस इसको नापसंद किया गया है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आपको लगे कि भई ये शादी तो चल ही नहीं रही, तो आप सेपरेट हो जाओ, बजाए इसके कि आप एक अब्यूसिव मैरिज में या एक अनहैप्पी मैरिज में टॉर्चर होते रहो, होते रहो, होते रहो। आई डोंट थिंक इसकी कोई एक वजह है, बट हाँ, ये ज़रूर है कि बिकॉज़ अब हमारी औरतें पढ़ लिख गई हैं। अब हमारी औरतें कुछ किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत कमा भी लेती हैं, चाहे वो घर बैठ के कमाएँ, केक्स बना के कमाएँ, टीचिंग करके कमाएँ। हमारी औरतों को एक्सपोज़र भी थोड़ा बहुत है। अवेयरनेस आ गई। हाँ, तो आई फ़ील कि अब वो यही सोचती हैं कि भई हमने टॉर्चर नहीं बर्दाश्त करना। सो वो टॉर्चर कैन बी फ़िज़िकल टॉर्चर, इट कैन बी इमोशनल, मेंटल, आपके हस्बैंड के अफ़ेयर्स हैं। यहाँ तक तो मुझे लगता है ये बात बहुत सही है कि टॉर्चर आपको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। आपकी भी एक ही ज़िंदगी है, आपको भी 100% राइट है कि आप एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत से लोगों को अब ये लगता है, जो लाइक मतलब हमसे बड़ी जनरेशन के लोग हैं, उन वो अक्सर लाइक ये कहते हैं कि टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, टॉलरेंस। हो सकता है कि ऑब्वियसली देखिए, जब आप किसी को एक फ्रीडम दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर कि औरत में शऊर भी आ रहा है ना। फ्रीडम
एंड एम्पावरमेंट से नेसेसरली विजडम नहीं आता। विजडम तो तरबियत से आता है, विजडम सोसाइटी के एग्जाम्पल से आता है, विजडम इस्लाम को पढ़ने से आता है। तो वो चीज़ें नेसेसरली हर औरत नहीं कर रही। ये हो सकता है, मतलब जब मैं भी, क्योंकि स्केरी अम्मी पे तो मैं रोज़ ये पढ़ती हूँ ना कि डिवोर्स है, सेपरेशन, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि देयर आर केसेस जिसमें औरतें अनरीज़नेबल हो रही हैं कि लाइक हमने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। एंड मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई, अगर आपने नहीं रहना था जॉइंट फैमिली में तो आपने शादी ही क्यों की जॉइंट फैमिली सिस्टम में? बिल्कुल। मतलब आप फिर अरेंज्ड मैरिज का यही फ़ायदा है ना कि आप शादी से पहले बहुत सी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। मोहब्बत में तो आप इतने दीवाने होते हो कि आप कुछ पूछते ही नहीं हो शादी से पहले। बट अरेंज्ड मैरिज में मुझे लगता है कि आप एक्चुअली टेबल टॉक कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड का जॉइंट फैमिली सिस्टम था और मेरी अरेंज्ड मैरिज थी, तो मुझे पता था कि जॉइंट फैमिली में रहना है और मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं ये बहुत खुश ये थी। एक आपने वर्ड यूज़ किया मोहब्बत। मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा चेंज करूँगा। क्या औरत को इश्क होता है? ऑफ कोर्स, आदमियों को भी होता है, औरतों को भी होता है। आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग हैज़ द कैपेसिटी टू लव insanely एंड आई थिंक हर इंसान को इश्क होता है। लेकिन आप क्या समझती हैं, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है? इश्क नहीं, बट लाइक मुझे भी मेरे हस्बैंड से इश्क है, बट मेरी तो अरेंज्ड मैरिज है। सो इश्क पर से इज नॉट रॉन्ग, लेकिन आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान की सोसाइटी थोड़ी सी कंफ्यूज है ना। एक तरफ तो वी आर अ शरिया कंप्लायंट सोसाइटी, तो वहाँ तो बहुत आसान है कि भाई शरिया के मुताबिक आप एक शादी से बाहर रिलेशनशिप्स नहीं रख सकते। तो अगर आपको तस्वीर से इश्क हो गया, हाँ ठीक है, वो हलाल है। अगर आपको उस बंदे की कहीं वीडियो देखकर या सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर उसे इश्क हो गया, वो हलाल है। बट अगर आपकी उसके साथ रिलेशनशिप्स हैं, लाइक फिजिकल रिलेशनशिप है, तो वो फिर हराम है। तो आई थिंक एक तरफ तो हम लोग इन चीज़ों को इस्लाम की लेंस के थ्रू देखते हैं, जहाँ पर हमें बड़े क्लियर कट आंसर्स मिलते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमारा एक कल्चर है जिसके अंदर गोरों का भी एक इन्फ्लुएंस है, इंडियन कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है, इसीलिए हमारी शादियों पे मेहंदी के बगैर हमारी शादी नहीं होती। होली अब बहुत कॉमन हो गई है बिकॉज़ वो एक हिंदू कल्चर आ रहा है, और फिर अब गोरों का कल्चर हमेशा से है। तो उसके तहत अब ऑब्वियसली बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई, जब इस्लाम ने राइट दिया हुआ है औरत को ऑफ सेइंग नो, तो फिर बेहतर है कि हम इनकी अंडरस्टैंडिंग होने दें। अब वो अंडरस्टैंडिंग एक बड़ा ग्रे ज़ोन है कि भाई अंडरस्टैंडिंग, कितनी अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग में आप क्या, विल दे बी अलाउड टू गो आउट, हैव डेट्स, हैव रिलेशनशिप्स? सो ये एक काफ़ी कन्वोल्यूटेड सवाल है, एंड आई थिंक हर फैमिली बेस्ड ऑन देयर ओन मोरालिटी, बेस्ड ऑन उनको क्या सही गलत लगता है, वो उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ना हर फैमिली अपनी तरबियत, अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी मोरालिटी की बेसिस पे लेती है। मैं खुद अपने बच्चों के लिए आई वुड वांट कि मैं जिस हद तक पॉसिबल है एक इस्लामिक फ्रेमवर्क में उन्हें उनके राइट्स दूँ, एक इस्लाम की बाउंड्री के अंदर रहते हुए वो अपनी डिसीजंस लें। लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रा ज़्यादा आज़ाद ख़्याल है, सब देखें हम कहाँ तक पहुँचते हैं, बट मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि आई वुड नॉट वांट कि वो रिलेशनशिप्स रखें बिफोर मैरिज। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपका पहला सवाल था ना कि लेट मैरिजेस, मुझे लगता है कि इसीलिए बिकॉज़ शादी के बाहर की रिलेशनशिप्स इस्लाम में नहीं अलाउड, तो इसीलिए जल्दी शादी कर देना इज़ अ बेटर बेटर। आइडिया। क्योंकि विद हार्मोन्स जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपको चाहिए होती है वो कंपेनियनशिप। तो अगर तो आप इस्लाम को प्रैक्टिस करते हो एंड आपने ये बात अंडरस्टैंड कर ली है कि भई इस्लाम में तो ये नहीं है इजाज़त कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स रखो, आप लोग इकट्ठे मूव इन भी हो जाओ जैसे बाहर होता है, आप लिटरली मियाँ बीवी की तरह रहो एज अ ट्रायल फॉर शादी, अब इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है। सो हेंस अगर तो आपने उसको फॉलो करना है तो फिर तो यही बेहतर है कि आप इनकी कंपैरेटिवली जल्दी करा लो। ये नहीं कि 16-17 पे, चलो 20, 21, 22 पे आप करा लो। बट इफ़ यू एज़ अ फैमिली बिलीव कि नहीं, वी वांट कि वो एक-दूसरे को जानें और फिरें और घूमें, कोई भी चीज़ अम, आपके लिए एक हिंड्रेंस बन सकती है। लाइक मेरे हस्बैंड के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, वो अभी 1.5 साल लंदन रहकर आए हैं, वो अपना मास्टर्स कर रहे थे।
एंड उन्होंने 5 बच्चों के बाद किया। वो ख़ैर उनकी अपनी मर्ज़ी थी बिकॉज़ पहले वो बिज़नेसेस में बहुत बिज़ी थे, वो पहले भी कर सकते थे। लाइक मेरी तरफ से या बच्चों की तरफ से तो उनको कोई रुकावट नहीं थी। बट वो अपने काम में इतने बिज़ी थे कि उन्होंने सोचा कि मैं अब करूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगी वुमेन्स को, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़, कोई टिप्स आप देना मुझे चाहेंगे? लगता है कि हमारी औरतें बहुत टैलेंटेड हैं एंड वो बहुत लाइक नेचुरली एक मल्टीटास्कर हैं, लेकिन वो अपने अंदर ना वो ट्रस्ट और फेथ और कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि पता नहीं क्यों हर औरत चाहती है एक कि सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिलता, आई थिंक। बट वो आप बनाओ ना, आप सब कुछ खुद बनाओ। जब आप बना सकते हो, जब आप में एक काबिलियत है, एक एजुकेशन है, तो लाइक एक और बड़े अक्लमंद आदमी ने मुझे कहा था कि आपको ना नो कहने के लिए हज़ार चीज़ें मिल जाएँगी। लाइक अगर आपने अपने आप को ही कहना है ना कि मैंने बिज़नेस नहीं शुरू किया, तो आप अपने आप को ये तसल्ली दोगे मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा मियाँ नहीं मानता, मेरे पास हुँ, पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान के हालात मतलब नो कहने के लिए आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएँगी। येस के लिए सिर्फ़ एक ही होगा कि मैंने करना है। सो अगर आप बस ये इरादा कर लो कि मैंने करना है, तो फिर इंशाल्लाह उसमें बरकत भी पड़ती है, आपको सॉल्यूशंस भी मिलती हैं। लेकिन अक्सर मैंने औरतों में ये मसला देखा है कि वो पहला कदम ही नहीं लेंगी। वो चाहेंगी कि नहीं, मतलब आई थिंक हम बिकॉज़ हमारे अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसी हम लोग बातें सुनते आए हैं, वो बातें फिर हम इंटरनलाइज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से हम इतने धड़ल्ले से काम नहीं करते, जितने धड़ल्ले से हमें करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत इसके? अच्छा, द सेटअप इज़ अमेज़िंग, बहुत अच्छा सेटअप है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आपका हुँ, वैल्यूएबल टाइम के लिए। हुँ। तो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट, और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।